ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो है वो हम पीएचपी के बारे में पढ़ेंगे। पीएचपी का दो नामों से ये मशहूर है। जो सबसे पहले नाम दिया गया था वो था हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि, सॉरी, बाद में नाम दिया गया था। सबसे पहले जिसका नाम दिया गया था वो था पर्सनल होम पेज। PHP स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज। लेकिन ये जिस बंदे ने बनाई थी उसने इसको नाम दिया और उसने सिर्फ अपने यूज के लिए बनाई हुई थी। लेकिन जब इस चीज को इवॉल्व किया गया और ये ग्लोबल हो गई तो तब उन्होंने उसका नाम चेंज करके हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया। अब हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग द हाइपरटेक्स्ट यानी HTML code, PHP will be translated and its text will be generated। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो है ये हमें एंड पे जब आउटपुट आएगी तो हमें एज अ स्टैटिक पेज ही शो हो रहा होगा। मजे की बात ये है, HTML पेज के ऊपर डाटा होगा और हमें कहीं पे भी उसका कोड नजर नहीं आ रहा होगा। अब ये इस वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसका कोड नजर नहीं आता, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट का हमें नजर आ जाता है। अगर हम पेज के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो नजर आ जाता है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए अपाची सर्वर। अपाची सर्वर क्या करता है? अपाची सर्वर इसको एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेट करता है और इसको प्रोसेस करता है। और उसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी, एक जगह है जहाँ पे हमने इसको प्लेस करना होता है और वो है हमारे पास। उससे पहले जो हम टूल्स यूज करेंगे इसके लिए वो या तो जैम्प होगा या वैम्प होगा। अब इनकी एक लोकेशन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास C:\\, लेट्स सपोज जैम्प हमने C में रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास फोल्डर आता है htdocs का। इसके अंदर हमने अपनी PHP फाइल रखनी है। यहाँ पे माई फाइल डॉट PHP इधर आएगी, ठीक है ना। अगर इस लोकेशन पे नहीं होगी तब वो उसको चला नहीं पाएगा। और जैम्प के लिए हमारे पास जो लोकेशन है, अगर वो C के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है वैम्प, सॉरी, तो www का फोल्डर है, यहाँ पे हमने अपनी फाइल को रखना है। अगर फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं होगी तब हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके अलावा PHP के बारे में हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। PHP जो है ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है और हमें पता है कि जो लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं उसको सीखना जो है वो बहुत आसान होता है। तो ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन ये उससे कुछ दर्जे आसान है कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे इसका सिंटेक्स की वजह से ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑल दी PHP कोड शुड बी रिटन इन PHP। ये जो टैग्स हैं इसके दरमियान में जो PHP का कोड है वो हमेशा आएगा। और इन HTML, single HTML page we can have multiple PHP टैग्स। ठीक है ना, हम इस तरह के मल्टीपल टैग्स ओपन और क्लोज कर सकते हैं HTML के अंदर। ओके जी,
तो मैंने जो है वो करंटली XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या है, प्रिंटिंग माय नेम। तो हमारे पास दो तरीके हैं ये काम करने के PHP में। एक तो हम प्रिंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अस्वद सुहेल और एंड पे सेमीकोलन। और दूसरा तरीकाकार जो हमारे पास है PHP के अंदर, वो है कि हम एको की स्टेटमेंट को यूज कर लें। अब एको जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है, इस वजह से हम उसके साथ ब्रैकेट लगाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया और इसको अब हम सेव करते हैं। तो अब सेव के लिए मैं आ गया C XAMPP htdocs, और यहाँ पे जाके मैंने लेफ्ट सपोज इसका नाम रख दिया test.php। यहाँ पे सेव हो गई। ओके, अब यहाँ पे सेव हो गई। अब हम देखते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट उसका, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, हाउ टू एग्जीक्यूट उसके कुछ स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन जो है, ओपन XAMPP और WAMP। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रन दी अपाची सर्वर। चलेंगे हम अपाची सर्वर को रन करते हैं, और मैंने इसको स्टार्ट किया और ये देखें जी, ये रनिंग में आ गया फिर स्टेप 3, सेव योर फाइल इन दी रिस्पेक्टिव फोल्डर। अब इन दोनों में से जोन से भी आप यूज कर रहे हैं, आप उसके रिस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर जाके अपनी फाइल को सेव कर देंगे with .php एक्सटेंशन। ठीक है ना। एंड फोर्थ स्टेप इज गो ओपन योर ब्राउजर। आपके पास वो गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, और ओपरा हो सकता है, ब्रेव हो सकता है, एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। उस पर जाके आपने क्या करना है, जस्ट लिखना है लोकल होस्ट कॉलन डबल बैक स्लैश, सॉरी कॉलन नहीं लगाना आपने, डबल बैक स्लैश नहीं, सिंगल बैक स्लैश, और उसके बाद आपने माई फाइल डॉट PHP लिख देना। ठीक है। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एडमिन पे आते हैं, तो ये देखें लोकल होस्ट खुल गया ना सारा। हम जस्ट ये जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव करके यहाँ पे मैंने लिख दिया test.php, और ये देखें यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ठीक है। और इन केस अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, सॉरी इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, और आपने लेट्स सपोज ये फाइल जो है वो हम रख देते हैं D में, रख देता हूँ मैं कहीं पे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने रख दिया test.php और मैंने सेव कर दिया, और मैं आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने लिखा d:\test.php और मैंने एंटर दबाया। तो ये देखें क्या हुआ, इसने मुझे पूरा कोड शो करवा दिया अदर देन इसकी एग्जीक्यूशन। तो आप जब भी आपने अपना कोड एग्जीक्यूट करना है PHP का, अपने लोकल होस्ट के थ्रू करना है। ठीक है। कभी कभार होता है कि हमें पोर्ट चेंज करनी पड़ जाती है,
तो यहाँ पे लोकल होस्ट फिर कॉलन, यहाँ पे आप पोर्ट देते हैं और उसके बाद आप ये लिख के चलाएंगे, चल पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता कि पोर्ट कौन सी वाली है तो सबसे आसान तरीका ये, आप एडमिन खोलें, तो एडमिन में यहाँ पे खुद ही पोर्ट मेंशन हो जाएगी। आपने सिर्फ जो \XAMPP और उससे अगली चीजें हैं उसको खत्म करके अपनी फाइल का नाम लिख के चलाना होगा। ठीक है, अब ये तो था, बड़ी सिंपल सी चीज थी कि हाउ टू प्रिंट योर नेम, और वो हमने देख लिया। ठीक है, सेम गोज फॉर एको। एको भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई और वैल्यू प्रिंट करवानी है तो डबल कोट्स में नहीं होगी अगर वो स्ट्रिंग नहीं है, तो बिल्कुल उस तरह से ही है जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट्स सपोज storing a value in a variable in two variables and printing their sum। तो अब यहाँ पे मजे की चीज ये है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे PHP के अंदर वो काफी रिच होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम से पहले क्या होता है, डॉलर लगा होता है। लेट्स सपोज मेरा पहला वेरिएबल है वेरिएबल नंबर 1, तो मैंने उसके नाम से पहले क्या लिख दिया, डॉलर लिख दिया। इसकी वैल्यू आ गई 7, और फिर आ गया डॉलर नंबर 2, और इसको मैंने कर दिया 5 के इक्वल, और फिर हमने एको कर दिया सम, फिर डॉट लगा दिया कंकैटिनेशन के लिए, इन दोनों चीजों को आपस में कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे आ गया नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया, और अब हम इसको रन करते हैं। सॉरी, इसको रिफ्रेश किया तो सम 12 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने इनपुट लेनी है। टेकिंग इनपुट of 2 numbers from the user and printing their sum। तो अब हमारे पास इनपुट लेने के दो तरीके हैं। एक तरीकेकार है, वो तरीकेकार ये है कि हम पहले एक वेब पेज बनाएं और हम उसके थ्रू इनपुट भेजें, फॉर्म के थ्रू। दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ $_get, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, आपकी मर्जी है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 1 अब हम आते हैं यहाँ पे, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया, और इधर आगे यहाँ पे मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, इधर लिखा नंबर 1 इज इक्वल टू 12, फिर आता है मेरे ख्याल से कॉमा आएगा या सेमीकोलन आता है, देख लेते हैं। सेमीकोलन लगा के पहले देखते हैं, और फिर नंबर 2 इज इक्वल टू 5 कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 12 + 5, आंसर क्या आ गया, हाँ 24 आ गया। ये कैसे हो गया? सर आपने नंबर 2 गेट किया ही नहीं, नंबर 1 किया नहीं। अच्छा, मैंने दोनों जगह पर नंबर 1 किया हुआ। ओहो, थैंक यू सो मच। तो अब हम दोनों की इनपुट लेके देखते हैं। ये देखिए जी, अच्छा जी, यहाँ पे अब हम कॉमा लगा के देखते हैं। मेरे ख्याल से कॉमा सेपरेटेड होता है, नहीं,
हाँ जी, एंड आना था। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एग्जांपल, check whether the given number is even or odd। और यहाँ पे हम इसी को ले लेते हैं और यहाँ पे आ गया मेरे पास नंबर और इधर भी नंबर ही आ गया, दूसरा हमें नंबर नहीं सर चाहिए। जी जी, इधर इको क्या चीज है? वो तो ये प्रिंट करने के लिए होता है ना, या तो आप प्रिंट फंक्शन यूज कर सकते हैं या एको यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, सर ठीक इधर है, डॉलर साइन क्यों इस्तेमाल किया नंबर के साथ? जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ डॉलर साइन लाजमी आएगा, सिर्फ वेरिएबल के साथ सर? सिर्फ वेरिएबल्स के साथ, अच्छा ये भी सही है। ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, इनके साथ भी आता है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ डॉलर नंबर मॉड 2 अगर इक्वल इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम प्रिंट करवा देते हैं, डबल कोट्स में मैसेज है नंबर इज इवन, और एल्स में हमने प्रिंट करवा दिया नंबर इज ऑड। अब इसमें मजे की चीज ये है कि इवन के अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, उस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं विद डॉलर साइन, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी ना कि उसका नाम। ठीक है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और अब हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पे जाके नंबर इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैंने दे दिया, ब्रैकेट का इशू आ गया, सॉरी सेमीकोलन मिसिंग है। सेवन इज ऑड, फिर हमने दे दिया लेट्स सपोज 8 दे दिया, 8 इज इवन, सॉरी हमने 9 दिया, 9 इज अगेन ऑड, और फिर हम 4 चेक करते हैं, 4 इज इवन, इसका मतलब प्रोग्राम ठीक चल रहा है। कॉपी कर लिया हमने और इधर पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंट। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर की एग्जांपल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर के लिए हमारे पास आता है स्विच, राइट। तो इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया ऑपरेटर डॉलर अंडरस्कोर ऑपरेटर आ गया और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया और यहाँ पे हमने पास कर दिया ऑपरेटर। पहला केस हमने बना लिया प्लस का और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ गई और ये जो है ये हमने इधर लिख दिया।
सर यहाँ पे इफ एल्स भी बन सकती है ये नेस्टेड इफ कंडीशन। जी जी, लेकिन जब भी हमारे पास सिनेरियो इस तरह का हो कि हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल टू टर्म्स आ जाएं, तब हम हमेशा जो है वो, मैं जो हूँ वो खुद प्रेफर यही करता हूँ कि स्विच को यूज किया जाए, क्योंकि स्विच ने क्या करना ओके है, सर। डायरेक्टली उस केस के ऊपर स्विच करना है, तो फास्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक ना? है सर। यस सर। ओके जी, अब इसको चलाते हैं और ये देखें, यहाँ से मैं एक ब्रैकेट भूल गया था, डबल कोट्स को बंद करना भूल गया था, तो इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो घबराना नहीं आप लोगों ने। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरह से करना है। नंबर 1 is equals to 7 and number 2 is equals to 5 and operator is equals to, let's suppose क्रॉस कर दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ऑपरेटर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास 1.4 आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। सिंपल है ना? जी सर। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर लूप पे। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंटिंग द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो हम गिवन नंबर है, सिंगल नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है, इस एग्जांपल को यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, इधर आ गया मल्टीप्लायर, हमने 1 से शुरू करना है, और मल्टीप्लायर जो है कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा, या लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, और फिर मल्टीप्लायर प्लस इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमारे पास आ गया डॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय डॉलर मल्टीप्लायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट होना है तब हमें इनको अलग से लिखना पड़ेगा। और साथ में लाइन एंड करने के लिए हमें यहाँ पे PR लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे पेस्ट किया और हम यहाँ पे आ गए, और इधर आके हमारे पास जो नंबर है हमने उसको इक्वल टू 5 कर दिया, मेरे पास 5 का टेबल आ गया। फिर नंबर इक्वल टू 7 किया तो 7 का टेबल आ गया। Next example is to count the number of digits in a number. Given number कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने ले लिया $1
काउंटर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ गया टेम्प इज इक्वल टू डॉलर, नंबर आ गया और यहाँ पे मैंने व्हाइल की कंडीशन लगा दी, डॉलर टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। अब तब तक हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे डॉलर टेम्प डिवाइडेड 10 कर देना है और फिर काउंटर में प्लस इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक एक कैरेक्टर को ड्रॉप किया और साथ साथ काउंट कर लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट में आके लिख दिया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर इज डॉलर काउंटर आ गया। अब इसमें एक छोटी सी गलती है, वो मैं आपको चलाने के बाद बताऊंगा, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स का कोई एरर नहीं है और वो कॉमन मिस्टेक है जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप लोग उसको देखें। तो इसने कितना बताया हमारे पास, 332 डिजिट्स बताए हैं इसके अंदर। क्या इसमें इतने डिजिट्स हैं? नहीं ना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी। अब वो मिस्टेक हमारे से यहाँ पे हुई है। अब हमें कैसे पता लगेगा मिस्टेक यहाँ पे हुई है? तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं डॉलर टेम्प को और देखते हैं कि हमारे से क्या मिस्टेक हुई है। इसको डबल कोट्स में लिख के यहाँ पे हम BR लगा देते हैं। इसको मैंने दोबारा चलाया तो ये देखें जी, स्टार्ट यहाँ से हुआ, 0.6 हुआ, फिर 0.56 हुआ, फिर ये करता करता ये 0 पॉइंट समथिंग आया, फिर 0.0 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर नंबर था वो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, फ्लोट से डबल में आया और एक पॉइंट आया कि वो अंडरफ्लो हुआ और जब तक ये चलता रहा वो इतनी आइट्रेशंस थी, यानी इतनी आइट्रेशंस के बाद वो नंबर जाके अंडरफ्लो हो गया और उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और जैसे 0 आया लूप ब्रेक हो गया और उसने काउंट करके हमें बता दिया कि इतने नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब ये मसला हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इंट वैल है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। जी, अब इससे क्या हुआ कि उसने उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और एंड पे जब 0 आया तो उसने क्या कर दिया, लूप को टर्मिनेट कर दिया। अब हमें इस प्रिंट की जरूरत नहीं रही, इसको मैंने खत्म कर दिया और हमने ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं gives the wrong output, फिर सॉल्यूशन आ गया। उसका सॉल्यूशन ये था कि ये जो हमारे पास 10 से डिवाइड हो रहा नंबर है, हमने उसको दोबारा से इंट में कन्वर्ट किया, इंटीजर वैल्यू में, और इंटीजर के अंदर क्योंकि पॉइंट्स नहीं होते तो इस तरह से हम उसको प्रॉपरली काउंट कर पाए। ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं। check whether the given number is prime or not using function। ओके जी,
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया एक डिवाइजर इक्वल्स टू 2। मैंने इसलिए 2 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर है, और अभी सारा कुछ हमने किस में करना है, फंक्शन में कर रहे हैं। इस प्राइम का फंक्शन है और इसमें हमारे पास एक नंबर रिसीव हो रहा है। इसको हम उठा के अंदर ले जाते हैं फंक्शन के। ओके जी, यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल लूप में हम चेक कर रहे हैं कि जो डिवाइजर है, सॉरी नंबर है, उसका अगर हम मॉड लेते हैं डिवाइजर से, वो 0 नहीं होना चाहिए। जब तक 0 नहीं आता, यानी जब तक 0 नहीं आ रहा, तब तक हम क्या करेंगे, डिवाइजर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और एंड पे हम रिजल्ट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कि प्राइम कब होगा, कि व्हेन नंबर इज इक्वल्स टू डिवाइजर, कि जब हमारे पास लूप ब्रेक कब होगा, कि नंबर जो है वो अपने डिवाइजर के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन का मतलब कि उसको अलोंग द वे, जब तक नंबर जो है वो डिवाइजर के इक्वल आ रहा है, तब तक उसको अपना कोई फैक्टर नहीं मिला। तो अगर किसी भी नंबर को कोई फैक्टर नहीं मिलता अपने नंबर तक पहुंचने के लिए, तो वह नंबर क्या होता है, प्राइम होता है। और हम जो है वो 1 को फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहे, हम 2 से फैक्टर कंसीडर करना शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे आके इफ लगाया और इस प्राइम आ गया, और इस प्राइम में मैंने डॉलर नंबर पास कर दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज प्राइम, और एल्स में जाके हमने लिख दिया नंबर इज कंपोजिट। अच्छा जी, अब हम इसको चला के एक दफा देख लेते हैं। अब नंबर की आप इनपुट इधर ले लें या बाद में ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फंक्शन कॉलिंग से पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हम आते हैं यहाँ पे, और नंबर में मैंने वैल्यू दे दी 7 ही दे देते हैं। 7 जो है वो प्राइम है, उसके बाद मैंने 6 दिया। 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, इसमें 2 और 3 जो है वो मिलते हैं, और फिर जाके 6 जो है वो कंपोज हो रहा है। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो चल पड़ा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। चलें जी, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ फॉर अरे। अरे के अंदर 2 चीज़ें हैं हमारे पास, और इसमें आ जाता है कि अगर आपने एक अरे क्रिएट करनी है, लेट्स सपोज मैंने माई अरे बनाना है, मैंने उसको इक्वल कर दिया अरे फंक्शन के। इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज पास कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने सिंपली उसकी अंदर एंड पे वैल्यू ऐड करवानी है, तो इस तरह से करके यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो वो बार बार जितनी दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन आएगी, वो एंड पे एक एक ऐड करता जाएगा। उसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाती है 2D अरे, उसको भी आपने देखना है, और एक इसमें टर्म आती है एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे में क्या होता है हमारे पास, कि ईच इंडेक्स will have a string value। अब इंडेक्स जो है वो एक स्ट्रिंग से डिनोट किया जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, की कहते हैं।
और आपने एक और चीज देखनी है कि हाउ टू यूज अरे विद फॉर ईच लूप। ये छोटा सा आपका लर्निंग टास्क होगा, ये भी आपने देख लेना। बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, आप एक दफा देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया? ओके सर। इतना काफी आज के लिए। यस सर, जरा PHP शुरू किया, जरा थोड़ा कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा। हाँ, बस एक चीज याद रखना है आपने कि पीएचपी के जितने वेरिएबल्स हैं वो $साइन से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी सारा काम आसान है, बाकी सारा काम बहुत सिंपल है। ठीक है, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। सर इसमें हम वो फॉर्म वगैरह बना के काम कर सकते हैं ना? हाँ, फॉर्म से इनपुट आती है मेजरली, तो अगर हमने फॉर्म से इनपुट ना लेनी हो तब हम ये गेट को यूज करके यूआरएल के थ्रू पास कर देते हैं। ठीक है ना, हम एक्चुअली फॉर्म से डाटा लेके इसमें भेजेंगे।